मेरा नाम दीपा तिवारी है। I am your education subject faculty on the grade 5 classes. These my qualification student you have to check. I am qualified UGC NET education subject. बाकी की क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदांत फिलॉसफी। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप अगर यूजीसी नेट एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम या पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पेपर आप देंगे उन सब में ये फिलॉसफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको आप पढ़ने पे ये समझ पाएंगे कि ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी मानी जाती है उन 6 स्कूलों में जो हमने इंडियन फिलॉसफी के आस्तिका स्कूल्स पढ़े थे। आस्तिका स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है वेदांत फिलॉसफी। अब इसका कोर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको आज समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम वेदांत की बात करें तो वेदांत का अगर हम बुकिश नॉलेज की बात करते हैं तो वेदा प्लस अंत यानी एंड ऑफ द वेदांत, जहां वेदों का अंत हो रहा है वो वेदांत कहलाता है। लेकिन अगर इसकी राइट एक मीनिंग की बात करें तो वेदांत का मतलब होता है जितने भी हमारे 4 वेदास हैं। हमारे 4 वेदास कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनको पढ़ना एज यूजुअल हर पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनका जो क्रक्स होता है, वो क्रक्स जो हमारे सामने उपनिषद के फॉर्म में आते हैं, वो उसका असली मीनिंग होता है कि वेदांत। वेदांत कहता है जितने भी हमारे पास उपनिषद हैं उनको अच्छे से रीड करना, उनको अच्छे से समझना। वेदास का क्रक्स इज कॉल्ड वेदांत, यानी जितने भी हमारे वेद हैं उनका जो क्रक्स होता है, एंड ऑफ द प्रोडक्ट होता है, वो हमारा वेदांत कहलाता है। तो वेदांत का राइट मीनिंग क्या हुआ कि वेदों का जो अंत है, यानी वेदों का अंत क्या है? उपनिषद इज कॉल्ड वेदांत। क्लियर? वेदांत जो है वो हमारे 6 जो मेजर स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी में। इंडियन फिलॉसफी में आपको पता है हमारे पास एक आस्तिका स्कूल है और एक नास्तिका स्कूल है। ठीक है, आस्तिका स्कूल में हमने 6 मेजर स्कूल पढ़े थे और नास्तिका स्कूल में हमने 3 मेजर स्कूल पढ़े हैं। अब जो आस्तिका स्कूल में जो 6 हमारे स्कूल हैं उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट स्कूल है वो है वेदांत। ठीक है, वेदांत एक इम्पॉर्टेंट स्कूल माना जाता है। वेदांत जो है सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करता है? ब्रह्मांड पे। ये एक सुप्रीम रियलिटी मानता है ब्रह्मांड को और सेल्फ, 2 चीजों को वेदांत मानता है कि ब्रह्मांड और सेल्फ 2 रियलिटीज की बात ये करता है। ब्रह्मांड जो कि हमारा क्या है? ब्रह्मांड है हमारा सुप्रीम रियलिटी। सुप्रीम रियलिटी वेदांत में क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक सुप्रीम रियलिटी है और जो आत्मा है वो एंड ऑफ द हमारे ब्रह्मांड में मिल जाती है। और ये जो पूरा हमारा ये जो वर्ड है इसको इन्होंने क्या कहा है? माया। माया कहा है कि ये जो वर्ड है ये माया है। ये माया से जब हमें राइट नॉलेज से हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो एंड ऑफ द हम ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। तो वेदांत हमें जो रियलिटी की बात करता है वो मानता है ब्रह्मांड को और आत्मन को। ठीक है, 2 रियलिटीज की बात करता है। वेदांत को अगर हम देखें तो और भी नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा पूर्व मीमांसा है, ब्रह्म मीमांसा है और शारीरिका मीमांसा भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिका मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा और पूर्व मीमांसा, इन नाम से भी हम वेदांत को जानते हैं। ठीक है, तो वेदांत का क्या मीनिंग हुआ? वेदांत का मीनिंग हुआ जो हमारे वेदास है उनका जो क्रक्स होता है, एंड ऑफ द प्रोडक्ट होता है, उसे हम वेदांत कहते हैं। वेदांत 2 रियलिटीज को मानता है, जिसमें सुप्रीम रियलिटी उसके लिए ब्रह्मांड होती है, जो हमारी आत्मा होती है वो एंड ऑफ द ब्रह्मांड में ही मिल जाती है। और जो वेदांत के और नाम हैं उनका नाम क्या है? पूर्व मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा और शारीरिका मीमांसा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, किसी भी नाम से आपके सामने क्वेश्चन वेदांत के लिए आ सकता है। क्लियर? अब जो वेदांत है, वेदांत को सबसे पहले जो सामने लाने वाले या यूं कहें कि उसके फाउंडर कौन थे? उनके फाउंडर का नाम था वादरायण व्यास। ठीक है, वादरायण व्यास जो है वेदांत के फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया था कि जितने भी हमारे जो टेक्स्ट थे, जो वेदास थे, उनको एक कंबाइंड फॉर्म में हमें दिया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वेदांत को, कि वेदों का ये क्रक्स है, वेदांत कहलाता है। ठीक है, इनकी एक टेक्स्ट बुक थी जिसका नाम था ब्रह्म सूत्र। याद रखिएगा,
वादरायण जी की जो टेक्स्ट बुक थी उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन अब पीजीटी वगैरह में आपको देखने को मिल सकता है। यूजीसी नेट में से बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। इतने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। बट अब पीजीटी है या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, वहां सब ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको चीजें जरूर याद रखनी चाहिए कि बेसिकली किसी भी फिलॉसफी के फाउंडर और उस फिलॉसफी का जो क्रक्स है उसको जरूर आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो वादरायण व्यास जी जो हैं उनकी टेक्स्ट बुक का नाम है ब्रह्मसूत्र। ये आप याद रखिएगा। इसकी कोर फिलॉसफी क्या है? वेदांत एक हिंदू फिलॉसफी है। हमारे 6 जो आस्तिका स्कूल हैं उनमें से एक है। और इसकी जो टीचिंग्स है वो 3 टाइप्स की एशियन टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं। अब वो कौन सी टीचिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, इनके जो 3 टेक्स्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र दूसरा है और तीसरा हमारा भागवत गीता है। इन तीनों की टीचिंग्स पे हमारे वेदांत का जो कोर फिलॉसफी है, कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो डिपेंड करते हैं। यानी उपनिषद से हम स्पिरिचुअल टीचिंग्स की बात करते हैं। ब्रह्मसूत्र जो है वो गाइडलाइंस है, मतलब एक तरीके आप देख सकते हैं फिलॉसफी पे जो गाइडलाइंस होती हैं वो ब्रह्मसूत्र में है। भागवत गीता की अगर बात करें तो वो एक तरीके से ड्यूटीज और स्पिरिचुअलिटी की बात करती है उसके डायलॉग फॉर्म में। आपने भागवत गीता में जैसे कृष्ण और अर्जुन के जो डायलॉग्स हैं, एक इंडिविजुअल की ड्यूटी क्या होती है, कैसे स्पिरिचुअल वे में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअल तरीके से आप अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, तो ये सब चीजें हमारी भागवत गीता में होती हैं। तो इन तीनों का जो क्रक्स है, इन तीनों की जो बातें हैं, इन तीनों के बारे में जो कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो हमारा वेदांत में देखने को मिलता है। तो वेदांत इन तीनों की बात करता है। इन तीनों पे इसके जो मेन कोर फिलॉसफी है वो डिपेंडेंट है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में, जिसमें आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। ठीक है? ये 3 टेक्स्ट के नाम अगर पूछते हैं तो ये आपको बताने हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें जो वेदांत के प्रमाण की, अगर देखिए वेदांत जो है वो कहीं ना कहीं 6 प्रमाण को मानता है। हमारे 6 प्रमाण होते हैं ना, 6 प्रमाण हमारे होते हैं, उसमें जो 6 के 6 प्रमाण हैं उनकी बात वेदांत करता है, वो सबको मानता है। ठीक है? जैसे हमने सांख्या में 3 प्रमाण की बात की, लेकिन वेदांत में हमारे 6 प्रमाण माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रमाण है परसेप्शन। परसेप्शन जो हमारे सेंसेस जिसमें हमारे काम करते हैं, जो हम कोई भी चीज सामने से देख के प्रमाण के थ्रू प्रूफ पे हम बात करते हैं, हम किसी चीज के प्रूफ को मानते हैं। मतलब आई सी रेन सो इट्स रेनिंग, मतलब मैं देख सकता हूं कि बारिश हो रही है, तो बारिश को मैं देख रहा हूं इसलिए मुझे पता चल रहा है कि बारिश हो रही है। मतलब मेरे सामने वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे कोई और थर्ड पर्सन आके नहीं बता रहा है कि बारिश हो रही है, मैं खुद देख पा रहा हूँ। मेरे सेंस ऑर्गन, मेरी आईज, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, उनमें से हमारी जो आईज है वो देख पा रही है कि बारिश हो रही है, इसलिए वो मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है? इसे कहते हैं परसेप्शन, प्रत्यक्ष। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों नाम आपके सामने इसी तरीके से आते हैं। जैसे इन्फेरेंस अगर आपके सामने इंग्लिश में आया, लेकिन अनुमान भी वो इस तरीके से लिख देंगे कि आपको पहचानना होगा। ठीक है? तो इन्फेरेंस जो अनुमान है वहां पे बात करते हैं हम लॉजिकल गैस वर्क की, जहां पे हम कोई भी चीज को गैस तो करते हैं लेकिन लॉजिकल वे में। जैसे स्मोक मीन्स देयर इज फायर, मतलब बात करते हैं जहां जहां स्मोक है वहां वहां आग जरूर होगी। मतलब धुआं बिना आग के तो उठ नहीं रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लॉजिकल दिमाग लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि धुआं है, दैट मीन्स वहां पे आग है, वहां पे फायर है। ठीक है? तीसरा जो इसमें प्रमाण मानते हैं वो है कंपैरिजन, जिसे हम उपमान कहते हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाता है एनालॉजी के थ्रू, यानी सादृश्य द्वारा समझना। अ टाइगर इज लाइक अ बिग कैट, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। कोई भी दो चीजों में जब कंपैरिजन करने की बात होती है उसके बाद हम नॉलेज लेते हैं, वो कंपैरिजन यानी कि उपमान में आ जाती है। यहाँ पे टाइगर की कंपैरिजन किससे हो रही है? एक बिग कैट से, कि बाघ जो है वो एक बड़ी बिल्ली की तरह दिखाई देती है। यानी हमने दो चीजों में कंपैरिजन करने के बाद हमको नॉलेज मिली। तो ये नॉलेज की बात हो रही है कि ये 6 तरीके से नॉलेज लेने की बात करता है वेदांत, जिसमें हमने परसेप्शन पढ़ा,
इन्फेरेंस पढ़ा और कंपैरिजन पढ़ा। बाकी के 3 देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम अर्थापत्ति की बात करते हैं। अर्थापत्ति होता है कि हम किसी भी सिचुएशन यानी किसी भी स्थिति को देखने के बाद ही कोई निर्णय देते हैं। हमारे सामने जो भी स्थिति होती है उसको देखने के बाद जो हम निर्णय देते हैं वो किसी सिचुएशन से निकाला गया अर्थ यानी अर्थापत्ति होता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति है वो हेल्दी है, क्योंकि वो पब्लिक में कभी उसने सामने किसी के सामने कुछ भी ऐसा नहीं खाया जिससे ये पता चले कि वो फैटी इसलिए है क्योंकि बहुत अनहेल्दी खाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर फिट है तो हम क्या अंदाज लगाते हैं कि ये अनहेल्दी तो कभी नहीं खाता है, हमारे सामने हमने नहीं देखा इसलिए फिट है। भले वो पीछे साइड में कुछ भी खा रहा हो सकता है वो जेनेटिक फिट हो, जेनेटिक उसके घर में सब लोग स्लिम रहते हो तो वो भी स्लिम हो, लेकिन हमने क्या अर्थ निकाला उसकी सिचुएशन, उसकी हेल्थ को देखकर कि ये सामने कभी नहीं खाता, हेल्दी चीजें खाता होगा इसीलिए फिट है। तो एक सिचुएशन को देखने के बाद जब हम कोई चीज का अर्थ निकालते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट होता है, अर्थापत्ति होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्सेंस, जहां पे अनुपलब्धि, नोइंग बाय व्हाट मिसिंग, क्या कमी है क्या ये जानना, कोई कमी है तो ये कैसे हम जान सकते हैं। नो साउंड हेयर साइलेंस, यहाँ कोई भी आवाज नहीं है मतलब मौन है। मतलब कोई भी चीज वहां पे अगर एब्सेंस है, उसकी चीज की अगर वहां पे कोई चीज नहीं उपलब्ध है, एब्सेंट है वहां पे, तो हम उससे नॉलेज लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज नहीं हुई होगी। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी साउंड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, को सब कुछ साइलेंस है, कोई भी यहाँ पे नहीं है। कमरे में अगर हम गए, देखा कि कमरे में बिल्कुल शांति है, इसका मतलब कमरे में कोई नहीं है। ठीक है, तो एब्सेंस, अनुपलब्धि, किसी भी चीज की अगर प्रेजेंस नहीं है तो उससे हम नॉलेज लेते हैं कि वहां वो चीज नहीं हुई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रस्टेड, जिसे हम कहते हैं शब्दा, सोर्स। ऐसे सोर्स की बात करना, ऐसे टेक्सेस की बात करना जिसमें ऐसा लगता है कि जब किसी महान व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं और उनकी बात पे हम भरोसा कर लेते हैं, तो वो चीज हमारा शब्दा कहलाती है, ट्रस्टेड सोर्स। ट्रस्टेड व्यक्ति द्वारा अगर किसी ने कोई बात कही, ट्रस्टेड व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो वो हमारे लिए नॉलेज हो गई कि वो कह रहा है तो सही कह रहा है। इसे कहते हैं एक्सपर्ट, और स्क्रिप्चर्स में जो हमारे बताए गए हैं, यानी हमारे कोई एक्सपर्ट हमें बताते हैं, हम लोग भी कहते हैं ना एक्सपर्ट ओपिनियन लेना। तो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उनके ऊपर भरोसा है, हम ट्रस्ट करते हैं कि वो जो भी बताएंगे सही बताएंगे। हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, किसी से अपनी काउंसलिंग कराते हैं तो किसी ट्रस्टेड पर्सन के पास ही जाते हैं ना। ऐसे थोड़ी ना, बहुत लोग हैं हमारे जीवन में, हम सबसे तो ये चीजें नहीं पूछते। तो इसीलिए इसे एक्सपर्ट ओपिनियन, और स्क्रिप्चर्स में जो हमारी टेक्सेस में हमारी अच्छी अच्छी बुक्स में जो बातें लिखी हैं हम उस पर बिलीव करते हैं, उससे हम नॉलेज लेते हैं। तो ये हमारे 6 प्रमाण थे, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, कॉन्टेक्स्ट, एब्सेंस और ट्रस्टेड यानी सोर्सेज यानी शब्द। ठीक है, ये 6 प्रमाण आपको याद रखने हैं। कैसे हैं, क्या है इसमें आता, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की। जो वेदांत फिलोसफी के कुछ 2-4 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जिसमें ब्रह्मांड की बात होती है कि ब्रह्मांड यानी गॉड, यूनिवर्स किससे बना है? ब्रह्मांड से बना है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म मूल तत्व है, यानी ब्रह्मा जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट माना जाता है इस यूनिवर्स को बनाने के लिए। ये जो ब्रह्मांड है इन्हीं ने यूनिवर्स बनाया है, और ये जो जितना भी ये वर्ड है इसको इन्होंने माया कहा है। तो यूनिवर्स किससे बना हुआ है? यूनिवर्स ब्रह्मांड से बना हुआ है। वेदांत फिलॉसफी का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ब्रह्मांड इज प्रिंसिपल इन ब्रह्मा एंड वर्ड। जो ब्रह्मा है, शंकराचार्य का तर्क था, उन्होंने ये लॉजिक दिया कि जो ये पूरा जो वर्ड है ये एट द एंड डिस्ट्रॉय होना है। ये जो माया है ये एक दिन खत्म हो जाएगी, और जब ये खत्म होगी, हमें सही नॉलेज के थ्रू जब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि ये पूरा जो वर्ड है ये माया है, ये फॉल्स है, ये एटर्नल नहीं है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, ये एक दिन नष्ट होगा, तो ये किस में मिल जाएगा? ये ब्रह्मांड में मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो एटर्नल है और ट्रू है। यहाँ पे ब्रह्मांड को ट्रू बताया, ठीक है, उसी को एटर्नल बताया कि यही है जो हमेशा हमेशा रहेगा। बाकी ये जो माया वर्ड है ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा और एट द एंड हमारे ब्रह्मांड में मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड कौन है? हमारा
सुप्रीम है। सुप्रीम रियलिटी कौन है? ब्रह्मांड। क्लियर। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है सोल इज फ्रैक्शन ऑफ ब्रह्मा। जो हमारी सोल है वो ब्रह्मा का फ्रैक्शन है, मतलब ब्रह्मा का ही अंश माना जाता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर नहीं है। ब्रह्म की माया शक्ति के कारण ही जो आत्मा है वो ब्रह्म से भिन्न रहती है। मतलब जो ब्रह्मांड से हमारी आत्मा अलग रहती है वो इज जस्ट बिकॉज ऑफ माया। ये वर्ड में हमें जो रॉन्ग नॉलेज है, हमें जो सब कुछ ट्रुथ लगता है वर्ड में, माया में, माया जाल में, वो चीज हम इसलिए अलग हैं क्योंकि हम इस माया जाल में फंसे हैं। जिस दिन हम इस माया जाल से बाहर निकलेंगे हम ब्रह्मांड में मिल जाएंगे, क्योंकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ह्यूमन का सेल्वेशन, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी कि एक व्यक्ति को सही नॉलेज होने पर ये जो वर्ड है, ये फॉल्स वर्ड जो है, इससे बाहर आएगा, अपने दुख और अपनी हैप्पीनेस से बाहर आएगा, तो उसे जीवन मुक्त हो जाएगा, यानी अपनी लाइफ से फ्री हो जाएगा और ब्रह्मांड में मिल जाएगा। मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम जितने भी हमारे जीवन में ये दुख हैं, सुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से जब हम फ्री हो जाएंगे, इन सब के बारे में हम सोचना बंद कर देंगे, इन सब के बारे में हम दुखी होना, खुश होना, इन सब से दूर हो जाएंगे, डिटैच्ड हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारी आत्मा किसमें? सुप्रीम रियलिटी जो ब्रह्मांड है उसमें मिल जाएगी। यही अल्टीमेट गोल है हमारे वेदांत फिलॉसफी का। क्लियर। इसके बाद हम 3 फंडामेंटल जो टेक्सेस हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं, ब्रह्म सूत्र, भागवत गीता, उपनिषद, ये आपने पढ़ लिया है, आप देख लीजिएगा। रिलेशनशिप अगर हम बात करते हैं वेदांत और सांख्य की, तो वो रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। वेदांत और सांख्य दोनों में आत्मा के जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर एग्रीमेंट है, मतलब वो मानते हैं, दोनों लोग जो है वो सोल के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। सांख्य का मानना है कि अलग अलग आत्माएं होते हैं। सांख्य हमारी किसकी बात करता है? सांख्य हमारी पुरुषा और प्रकृति की बात करता है। ठीक है। और जो वेदांत कहता है वो एक, यानी एक सुप्रीम रियलिटी जिनकी बात करता है वो है ब्रह्मांड, एक की बात करता है। लेकिन सांख्य हमारे दो, क्योंकि सांख्य हमारा ड्यूलिस्टिक है, दो रियलिटी की बात करता है, पुरुषा एंड प्रकृति की। ठीक है। तो इसलिए कहता है प्रकृति के जो हमारे और एलिमेंट्स निकल के आते हैं, आपने देखा होगा सांख्य में हमारे 25 एलिमेंट्स है ना, लेकिन वेदांत कहता है कि आत्मा कई रूपों में प्रकट होती है, लेकिन केवल एक जो सुप्रीम है वो है कौन? ब्रह्मांड। वेदांत का जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो सांख्य का जो पुरुष है, यानी प्योर कॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों के कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आधारित है। तो वेदांत में ईश्वर का कॉन्सेप्ट माना गया है ब्रह्मांड का, और सांख्य में उसी को क्या माना गया है? प्योर कॉन्शियस, जिसमें हम बात करते हैं पुरुषा की। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर आधारित माने जाते हैं। क्लियर। वेदांत जो है वो सांख्य के विचारों पर आधारित है, लेकिन आत्मा में एकता पर जोर देता है। मतलब कहता है कि आत्मा एक ही है, जो कि हमारी सुप्रीम रियलिटी से सिर्फ इस माया जाल की वजह से अलग है, वरना है वो एक ब्रह्मांड की ही आत्मा, एक ही रियलिटी है। संक्षेप में अगर हम बात करें, यानी इन कंक्लूजन की बात करें, तो आत्मा एक है या कई, इस बात पर दोनों में जो डिफरेंसेस है, जो मतभेद है, वो इस बात पे ही है। इस बात पे दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। बाकी दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों की जो बातें हैं, वो आत्मा की अवधारणा पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहमत करते हैं। क्लियर। तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से डिफर भी हैं और एग्री भी करते हैं। तो ये हमारे उनके बीच के रिलेशनशिप की बात हुई। हालांकि कि जनरल पर्सपेक्टिव के रूप में आपको इस चीज समझ में आनी चाहिए, और इससे ज्यादा क्वेश्चन एज सच आते नहीं है। बस एक जनरल पर्सपेक्टिव आपका क्लियर रहे वेदांत और सांख्य को लेके। अब बात करते हैं हमारे उपनिषद में, जो कठोपनिषद है उसमें 2 टाइप के हमारे नॉलेज की बात की गई है, 2 टाइप्स की, जिसमें पहला है हमारा पराविद्या और दूसरा है हमारा अपराविद्या। पहला हमारा पराविद्या और दूसरा हमारा अपराविद्या। पराविद्या क्या है? जहाँ पे हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डीपर जो ट्रुथ होते हैं सोल की, स्पिरिचुअलिटी की और डिवाइन की। पराविद्या हमारी उन चीजों की बात करती है जहाँ पे हम सोल, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में जाके समझने की बात करते हैं। ये इंक्लूड करती है कौन से टेक्स्ट को? वेदांत उपनिषद को, जहाँ पे हमारे जो तर्क हैं, शब्द हैं, उनके अर्थ का अध्ययन शामिल रहता है हमारे वेदास और उपनिषद में। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे जो पराविद्या है वो स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करती है,
और अपरा विद्या जो है हमारी वो वर्डली नॉलेज की बात करती है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्किल सब्जेक्ट और यूज जो डेली लाइफ में हो सकते हैं हमारे, जैसे साइंस है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं अपरा विद्या में। ठीक है, वर्डली नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जो हम रेगुलर में जो हम सब्जेक्ट्स अपने करिकुलम में पढ़ते हैं वो सारी बातें हम अपरा विद्या में करते हैं। क्लियर? तो एक पराविद्या हो गया और दूसरा अपराविद्या हो गया। इन दो नॉलेज की बात की गई है हमारे वेदांत में। इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की, कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे दो टाइप के टीचिंग मेथड्स की बात की गई है। पहला है मौखिक, दूसरा है चिंतन। मौखिक जो कि हम बोलकर और सुनकर सीखते हैं, और चिंतन जो है वो हमारा गहन चिंता द्वारा सीखने की बात की जाती है, जिसे हम बहुत डीप नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, दो टाइप के यहाँ मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात की गई है। थ्री स्टेज ऑफ लर्निंग की बात करें तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये तीन टाइप के जो हमारे स्टेज ऑफ लर्निंग है इनकी बात की है। श्रवण जहाँ पे हम हियरिंग की बात करते हैं, ज्ञान को सुनना यानी लिसनिंग टू नॉलेज। मेडिटेशन, मनन की बात करते हैं यानी थिंकिंग डीपली अबाउट व्हाट इज हियर्ड, जो भी हमने सुना है उसके बारे में हम डीप में जाके सोचें। निधि ध्यासन में जहाँ पे हम रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कि जो भी हमने सुना है और बहुत डीप में जिसके ऊपर हमने ध्यान दिया है, मनन किया है, उनको अप्लाई करना, एक्सपीरियंस करना उन नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में। तो यहाँ पे तीन टाइप की स्टेज ऑफ लर्निंग की बात की गई है और दो टाइप के मेथड ऑफ टीचिंग, मौखिक और चिंतन। ये सब चीजें आपके पीजीटी एजुकेशन से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन उसी में आते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या है। लेकिन आप नेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में बात करने के लिए अब ये जो टॉपिक आया हुआ है 6 क्लासिकल स्कूल, यहाँ से क्वेश्चन आपके वेदांत में नेट एजुकेशन से अगर आप पेपर दे रहे हैं तो वहां जरूर देखने को मिलते हैं। तो 6 टाइप के इनके क्लासिकल स्कूल्स की बात की गई है, जिसमें पहला स्कूल है हमारा अद्वैत वेदांत, जिसको आदि शंकराचार्य जिसके फाउंडर है, इन्होंने ये स्कूल दिया है। अब ये देखिएगा, ये नॉन ड्यूलिज्म की बात करते हैं, यानी ये ब्रह्मांड जो है ये वन विदाउट अ सेकेंड, मतलब कोई भी दूसरा जो एलिमेंट है वो नहीं है, कोई भी दूसरी रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक रियलिटी है जो कि कौन है, ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये आपका नॉन ड्यूलिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं सिर्फ एक रियलिटी है, वो है ब्रह्मांड, और कोई भी रियलिटी और नहीं है, सुप्रीम रियलिटी सिर्फ ब्रह्मांड है। यानी जब कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान यानी रियल उसको नॉलेज मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो आत्मा है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। एट द एंड जब वो इस माया से बाहर निकलेगा तो वो किसमें मिल जाएगा, ब्रह्मांड में मिल जाएगा। इसकी बात अद्वैत वेदांत में की गई है और इसके जो फाउंडर हैं वो आदि शंकराचार्य जी हैं। क्लियर? दूसरा स्कूल है विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसको रामानुजाचार्य जी ने दिया था। इनके फाउंडर हैं रामानुजाचार्य जी। ये क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मा तो एक है, लेकिन उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उनसे उनको अलग बनाते हैं, यानी ब्रह्म एक है, ब्रह्मांड एक है, उसके एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं। क्योंकि विशिष्टा का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड यानी योग्य। इस वर्ड में जो इंडिविजुअल की जो सोल है वो किस पे डिपेंड करती है, वो ब्रह्मांड पे डिपेंड करती है, यानी एक तरीके की पार्ट ऑफ द होल की बात करते हैं। इसमें जो लॉर्ड विष्णु जी हैं, इसमें विष्णु जी की बात की गई है कि अगर हम इनकी इनकी प्रेयर्स करेंगे, इनकी भक्ति करेंगे तो हम लिबरेशन की ओर बढ़ सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे अगर हम इनकी भक्ति करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल की जो सोल है वो एक तरीके की ब्रह्मा की क्या है, ब्रह्मा की हमारी एट्रीब्यूट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने बात किया था क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म की। तीसरा हमारा स्कूल है द्वैत वेदांता, जो ड्यूलिज्म की बात करता है। इसके फाउंडर हैं माधवाचार्य जी। ये कहते हैं ब्रह्मांड और जीव, सोल जो दोनों हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, कंप्लीट सेपरेट की बात करते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेपरेट हैं एक दूसरे से, ये एक नहीं है, ये एक दूसरे से अलग है। गॉड जो है वो स्पेशली विष्णु की बात कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम है, और जो सोल है जो एटर्नली डिपेंड है किस पे, विष्णु पे डिपेंड है। डिवोशन और प्रेयर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल्वेशन को अचीव कर सकते हैं।
तो द्वैत वेदांत में बात की गई है कि ब्रह्मा और सोल एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। क्लियर। हमारा फोर्थ स्कूल है द्वैत वेदांत, जो कि ड्यूअलिज्म नॉन ड्यूअलिज्म दोनों की बात करता है। इसके फाउंडर जो है वो निम्बिकाचार्य जी हैं। इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है और जो हमारा जीव है और जो ये माया है, ठीक है, ये सब डिफरेंट भी है एक दूसरे से, और ये सब सेम भी है सेम टाइम पर। एक टाइम पर एक दूसरे से सेम भी है और एक दूसरे से अलग भी है। हमारी जो सोल है वो गॉड से अलग भी है, बट फिर भी उसका पार्ट है। मतलब अगर हम इस माया नगरी में, इस माया जाल में फंसे हैं, इल्यूजन वर्ल्ड में फंसे हैं, तो हमारी जो सोल है वो गॉड से अलग हो गई। और जब हम इसी गॉड में अपनी मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद इसी गॉड में हमारी आत्मा मिल जाती है, ब्रह्मांड में मिल जाती है, तो हम उसी का पार्ट भी हो गए। तो मतलब हम एक तरीके से डिफरेंट भी हैं, अभी अलग हैं तो हम डिफरेंट हैं, लेकिन एट द एंड हमें लिबरेशन की जो अचीवमेंट होगी तो हमारी जो आत्मा, हमारी जो सोल है वो ब्रह्मांड यानी गॉड में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है कि सेम टाइम पे अलग भी है पर सेम भी है। अब किस तरीके से अलग है, क्योंकि हम माया में फंसे हैं तो अलग है, और जब हम लिबरेट होंगे, जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वो गॉड में मिल जाएगी, तो सेम उसका पार्ट है। क्योंकि उसी का पार्ट है तो अलग है अभी माया में, क्योंकि हम रॉन्ग नॉलेज में फंसे हैं, इसलिए अलग है। जब राइट नॉलेज होगा तो हम उसमें, उसका पार्ट है तो हम उसी में मिल जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा हमारा जो फिफ्थ स्कूल है वो है शुद्धाद्वैत वेदांत, जहाँ पे इसके फाउंडर हैं वल्लभाचार्य जी। ये बात करते हैं एवरीथिंग इज कृष्णा, ये कृष्णा की बात करते हैं। वर्ड और सोल ये दोनों को रियल मानते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, किसके, कृष्णा के डायरेक्ट एक्सपीरियंस माने जाते हैं। लिबरेशन कम्स थ्रू भक्ति, जो हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे वो किससे कर पाएंगे, भक्ति से, डिवोशन से। और किसकी डिवोशन, यहाँ पे बात होती है कृष्णा की डिवोशन की, यहाँ पे बात हम विष्णु की नहीं करते हैं। तो शुद्धाद्वैत के जो फाउंडर हैं वो नाम आप जरूर याद रखिएगा, वल्लभाचार्य जी। और ये ब्रह्मांड में बिलीव करते हैं, उनको कृष्ण मानते हैं। और सोल और रियल, मतलब ये कहते हैं कि सोल भी रियल है, जो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस है हमारे कृष्णा का। और हम जब लिबरेट होते हैं तो हम किस में मिल जाते हैं, कृष्णा में मिल जाते हैं, थ्रू द भक्ति। ठीक है, डिवोशन से ही हमें लिबरेशन की प्राप्ति होगी। लास्ट हमारा जो स्कूल है वो है अचिंत्य भेदाभेद वेदांत, जिसको दिया है चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो कि बात करते हैं ये आत्मा और संसार दोनों ही कृष्ण और ईश्वर से एक भिन्न है और एक ही है। यानी कहते हैं भिन्न भी है और एक भी है। भक्ति ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये भी कृष्णा की बात करते हैं, लेकिन जैसे हमारे दूसरे स्कूल में, अभी ये फिफ्थ स्कूल में बताया गया कि ये आत्मा जो है वो रियल है और कृष्णा का एक्सपीरियंस है। कृष्णा जो हमें हमसे संसार में कराते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है, वो सारे ही हमारे सोल के जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो सब हमारे क्या है, रियल है। लेकिन हमारे अचिंत्य भेदा भेद में जो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, वो कहा कि आत्मा और जो वर्ड है दोनों कृष्ण से अलग हैं और एक भी हैं। मतलब हम भक्ति के थ्रू कृष्ण में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 स्कूल हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। इनके नाम जरूर याद रखिएगा और इनके फाउंडर याद रखिएगा, जिसमें अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य जी, विशिष्टाद्वैत वेदांत रामानुजाचार्य जी, द्वैत वेदांत है हमारे माधवाचार्य जी, द्वैताद्वैत वेदांत है निम्बिकाचार्य जी का, और इसके बाद शुद्धाद्वैत वेदांत दिया है वल्लभाचार्य जी ने। और जो लास्ट है हमारा अचिंत्य भेदाभेद वेदांत, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा दिया गया है। ये फाउंडर नेम आप जरूर याद रखिएगा, जनरली इसके फाउंडर नेम पूछे जाते हैं। क्लियर। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बता दूं कि इससे जो आपको सीक्वेंस लगाने को पेपर में आता है, और इससे आपको हमेशा एक आधा क्वेश्चन वेदांत से, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन यूजीसी नेट में जरूर देखने को मिलता है। जिसमें हमारा सबसे पहला जो कोश है वो कौन सा है, अन्नमय कोश। सबसे पहला कोश, जो कि हमारी बॉडी का जो आउटर मोस्ट वो जो शीट होता है, आउटर मोस्ट जो फिजिकल बॉडी होती है हमारी, उसको कहते हैं अन्नमय कोश। ठीक है, ये हमारा पहला होता है, फर्स्ट लेयर होती है। सेकेंड हमारी होती है प्राणमय कोश। ठीक है,
हम जो एयर लेते हैं, हमारी जो लाइफ एनर्जी होती है वो इससे जुड़ी होती है। प्राण, प्राण मतलब प्राणमय कोश, ये सेकंड है हमारी। थर्ड हमारी होती है मनोमय कोश, इसे हम थर्ड लेयर ऑफ शीट कहते हैं, जहां पे हम मनोमय कोश यानी हम मेंटल और इमोशनल बॉडी की हम बात करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे होता है विज्ञानमय कोश, जहां पे हम इंटेलेक्चुअल और विजडम शीट की बात करते हैं, हमारे नॉलेज बेस की बात करते हैं। सबसे जो लास्ट होती है हमारी आनंदमय कोश, ठीक है। इसमें हम मतलब ब्लिसफुल स्टेज में पहुंच जाते हैं। सबसे लास्ट होती है, हायर जो स्टेज होती है वो इसे कहते हैं आनंदमय कोश, जहां पे हम स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की बात करते हैं, ब्लिसफुल स्टेट की बात करते हैं। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। तो आपको इसको सीक्वेंस से याद करना है, जिसमें हमारी सबसे पहले है अन्नमय कोश, दूसरी है हमारी प्राणमय कोश, तीसरा है हमारा मनोमय कोश, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, और सबसे लास्ट जो हायर स्टेज होती है हमारी, वो होती है आनंदमय कोश। इसे हम क्या कहते हैं, हायर स्टेट, ठीक है। सबसे ऊपर की, सबसे यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं कि आप सब कुछ से आगे बढ़ के, आप सारे माया जाल से आगे निकल के एकदम ब्लिसफुल स्टेज में जब पहुंच जाते हैं, तो वो सबसे हायर स्टेज कही जाती है। वहां पे हम आनंदमय कोश की बात करते हैं। तो हमारी जो 5 शीट्स होती हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो इसके आपको नेम्स याद करने हैं और सीक्वेंस भी याद करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे था, 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। इसके क्या, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के जो 5 शीट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यहाँ हमारा आज का टॉपिक जो वेदांत टॉपिक है वो खत्म होता है। और आपको कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से, जिससे और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से एक अन्य फिलॉसफी को पढ़ने वाले हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस से यहाँ आपके लिए यूजीसी नेट की क्लासेस चल रही हैं। आपको अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। आज मैं क्लास को भी यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।